Now let's see rule 89. So we have seen the section 54. अब उस सेक्शन के अंदर जो रूल है वो अपन देखते हैं, जिसमें सारे प्रोसीजर्स दिए हैं और कुछ कुछ नोटिफिकेशंस है, तो बड़ा काम का है ये. एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एंड अदर अमाउंट्स इफ एनी. Any person except the person covered under notification issued under 55 claiming refund of tax. So any person claiming refund of tax except 55, यानी कौन के 54 वाला, 55 को अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है. तो कहने का मतलब कि जो सेक्शन 54 में रिफंड क्लेम करते हैं उनको क्या करना है, तो वो लिखा है क्लेमिंग रिफंड ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट पेड बाय हिम other than refund of integrated tax paid on goods exported out of India. तो ये जो है इंटीग्रेटेड टैक्स का अगर आप रिफंड क्लेम करना चाहते हो तो उसका रूल अलग है. उसका रूल 96 है जो अपन बाद में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ना है लेकिन वो लास्ट में आएगा, ठीक है. 96 may file an application electronically in RFD1 through the common portal either directly or through a facilitation center notified by the commissioner. वो तो ठीक है, वो कुछ अपने काम का नहीं है. तो अपने को ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का है, इतना याद रखो, बहुत सिंपल पॉइंट. प्रोवाइडेड दैट एनी क्लेम फॉर रिफंड रिलेटिंग टू बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर in accordance with provisions of 49(6) may be made through return furnished for the relevant tax period in form GSTR 3 or 4 or 7 as the case may be. तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या है कि अगर अपना कैश डिपॉजिट ज्यादा हो गया है, अपना कैश लेजर में क्या होता है कि अपन जो पैसा डिपॉजिट करते हैं वो आता है, द GST that we pay in cash actually goes into इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. तो हमने डिपॉजिट तो कर दिया, बाद में हमने दुकान बंद कर दी, अब वो पड़ा हुआ है उधर पैसा, तो उसको रिफंड क्लेम करेंगे ना, क्योंकि अपने को अब लायबिलिटी है ही नहीं, या तो हमारे कुछ एग्जेम्प्ट हो गए हैं या हमने बिजनेस ही बंद कर दिया, बेच दिया, कुछ भी हुआ. सो वी आर नो मोर लायबल टू पे एनी GST. तो जो पैसा हमने डिपॉजिट करके रखा है उसका क्या रिफंड लेंगे. तो वो जो रिफंड लेना है तो उसमें जो अपना रिटर्न जो फॉर्म रहता है वही काफी है. GSTR 3 या 4 या 7 as the case may be applicable to different people. Provided further that in respect of supplies to SEZ unit or developer, the application for refund shall be filed by the supplier of goods after such goods have been admitted in full in the special economic zone for authorized operations as endorsed by the specified officer of the zone. यानी ये क्या केस है कि अपन DTA यूनिट है और अपन सप्लाई कर रहे हैं SEZ को, ठीक है. तो अगर अपन ने यहाँ टैक्स लगा दिया है, वी हैव पेड द टैक्स, तो फिर अपन क्या करेंगे कि उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो. यू कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन टू SEZ. लगा दो, ये अपन अपनी जेब से भरेंगे और फिर बाद में इसका रिफंड क्लेम कर लेंगे. तो हमको जाके प्रूव करना पड़ेगा कि ये गुड्स जो हमने दिया वो SEZ में पहुंच चुका है, और उसका प्रूफ कहां से आएगा, तो ये एंडोर्स्ड बाय स्पेसिफाइड ऑफिसर ऑफ द जोन. वहां एडमिट हो गया, एडमिट यानी गुड्स पहुंच चुका है, ये अपने को सर्टिफिकेट लाने का है. एंड द सप्लायर ऑफ सर्विसेज अलोंग विथ such evidence regarding receipt of services for authorized operations as endorsed by the specified officer of the zone. तो सर्विस अगर हमने उनको दिया है तो उसका भी प्रूफ लेकर आओ. एंड उसके नीचे फिर नेक्स्ट प्रोविजो है जो जिसमें अमेंडमेंट भी है, 18 अक्टूबर 2017 को अमेंड हुआ था. Provided also that in respect of supplies regarded as deemed exports, the application may be filed by the recipient of deemed export supplies or the supplier of deemed export supplies in cases where the recipient does not avail the input tax credit on such supplies and furnishes an undertaking to the effect that the supplier may claim the refund. तो deemed export वाले जो cases होते हैं जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा कि डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, जो अपन देखेंगे अभी. तो जहां जहां गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा कि दीज आर कॉल्ड एज डीम्ड एक्सपोर्ट्स, तो वहां पर रेसिपिएंट ने फाइल करना है. और अगर रेसिपिएंट ITC नहीं लेता है तो फिर वो लिख के देगा सप्लायर को कि ठीक है मैंने ITC नहीं लिया, तुम सप्लायर हो, तुम जाके रिफंड क्लेम कर सकते हो. तो फिर सप्लायर भी रिफंड क्लेम कर सकता है.
तो अगर वो आईटीसी ले लेगा रेसिपिएंट तो फिर कौन क्लेम करेगा? रेसिपिएंट। और अगर रेसिपिएंट आईटीसी नहीं लेता है तो वो लिख के दे देगा कि आई एम नॉट टेकिंग आईटीसी, यू आर द सप्लायर, you can go and claim the refund. And then notification number 48 by 17 is given, which defines deemed exports. So the government has notified deemed exports in this notification. What are these? We have seen deemed exports at many places. Now let's see what are deemed exports. Number one, supply of goods by a registered person against advance authorization. Now these are different things which we have already studied in FTP in customs. If you have studied, if you have not, then you will study in detail. So in foreign trade policy, there are certain types of benefits which are given to exporters, and these are covered here. They are called as deemed exports. Supply of goods by a registered person against advance authorization. So here is an actual exporter who is exporting the goods out of India, say to USA, and he has an advance authorization which allows him to purchase goods from a local supplier. So here is a local supplier in India who supplies goods to this actual exporter against advance authorization. Means his actual exporter is authorized by the department to purchase goods locally. So this supply will be called as deemed export. Okay, first one, advance authorization. Proviso says that provided that the goods so supplied when exports have already been made after availing input tax credit on inputs used in manufacture of such exports shall be used in manufacture and supply of taxable goods other than nil rated or fully exempted goods, and a certificate to this effect from a chartered accountant is submitted to the jurisdictional commissioner of GST or any other officer authorized by him within 6 months of such supply. Basically what it means is that when these goods are supplied by the local supplier to the actual exporter, they should be used for manufacturing goods which are exported out of India. Okay, but it may happen that this actual exporter might have used some old stock to manufacture goods and they have already been exported. So then these goods which are coming from the local supplier should be used later on for manufacturing those goods on which the tax would be paid, okay, later on. So that is given there, that he should then use it in the manufacture and supply of taxable goods and not any nil rated or exempted goods. So that can happen, that the old stock has been already used. Old stock was the duty paid stock that has already been used to manufacture goods and they are exported out of India. Then what he can do is he can purchase new inputs without payment of tax as a recompensation for the old inputs. Old inputs were duty paid, so new inputs will be without duty paid, so they will compensate for it. Simple. And provided further that no such certificate of chartered accountant shall be required if input tax credit has not been availed on inputs used in manufacture of export goods. So if the old inputs which you had purchased and no input tax credit was taken on it, then in that case the CA certificate is not required. But if input tax credit was taken, then the certificate will be required. Then second is supply of capital goods by a registered person against export promotion capital goods authorization. EPCG scheme it is called as. Now I will not explain in deep what are these schemes. This you must have studied there. If not, then you will study it in FTP, foreign trade policy. Similarly, supply of goods by a registered person to export oriented unit EOUs, and supply of gold by a bank or public sector undertaking specified in the notification number 50 by 17 customs dated 30th June 17 against advance authorization. Just remember it, okay. And the explanation says that advance authorization, export promotion capital goods authorization, and export oriented unit, all of these are defined under foreign trade policy.
So you have to follow that definition. तो वो definition है. फिर आगे लिखता है provided also, next proviso, provided also that refund of any amount after adjusting the tax payable by the applicant out of the advance tax deposited by him under section 27 at the time of registration shall be claimed in the last return required to be furnished by him. तो ये भी सिंपल है कि जो इतना टैक्स पेएबल है उतना एडजस्ट कर लो आउट ऑफ द एडवांस टैक्स डिपॉजिटेड बाय हिम. जो भी एडवांस टैक्स आपने डिपॉजिट किया है ये बेसिकली तुम्हारे उन लोगों के लिए रहता है जो ये रहते हैं ना कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ऊपर में लिख दो CTP, एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो एडवांस में डिपॉजिट करते हैं पैसा. दूसरे स्टेट में जाके कोई बिजनेस करना है तो तुमको पहले एडवांस डिपॉजिट करना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है. और उसके बाद जब काम खत्म हो जाएगा तो जितना टैक्स लगा वो तो लग गया. अब जो बच गया, अगर एडवांस अपने ने ज्यादा डिपॉजिट कर दिए थे और अल्टीमेटली जो टैक्स लगा वो कम लगा, तो जो बैलेंस बच गया वो अपने को रिफंड मिलेगा. तो उसमें जो रिटर्न हम फाइल करेंगे, अगर 2-4 रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसमें जो अपना लास्ट वाला रिटर्न रहेगा उसके हिसाब से फिर अपने को रिफंड मिल जाएगा. जो बच गया वो रिफंड मिल जाएगा. फिर आगे बढ़ते हैं. The application under sub-rule 1 shall be accompanied by any of the following documentary evidences. In Annexure 1, inform GST RFD1 as applicable to establish that a refund is due to the applicant. तो अब देखो documentary evidence में क्या क्या अपन लगा सकते हैं. Number 1, the reference number of the order and copy of the order passed by the proper officer or the appellate authority or the tribunal or court resulting in such refund, or reference number of the payment of any amount specified in subsection 6 of 107 and 8 of 112 claimed as refund. अब ये जो सेक्शंस दिए हैं ये अभी आपको नहीं समझ में आएंगे, ये अपन देखेंगे अपील के चैप्टर में. तो दिस बेसिकली डील्स विद अपील मैटर्स के कोर्ट का ऑर्डर आ गया है जिससे रिफंड आपको मिल रहा है, तो वो ऑर्डर का जो कॉपी है, कोर्ट ऑर्डर का कॉपी, वो लगाना पड़ेगा. और ये जो है ये प्री डिपॉजिट अमाउंट्स रहते हैं. कोर्ट में जाने के पहले अपने को प्री डिपॉजिट करना पड़ता है. तो प्री डिपॉजिट कर दिया टैक्स और फिर बाद में वो कोर्ट में हम केस जीत गए, कम हो गया, तो जो प्री डिपॉजिट है वो रिफंड लेना पड़ेगा. तो वो है. फिर दूसरा पॉइंट है स्टेटमेंट कंटेनिंग द नंबर एंड डेट ऑफ शिपिंग बिल्स और बिल्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड द नंबर एंड द डेट ऑफ रेलेवेंट एक्सपोर्ट इनवॉइसेस इन केस वे रिफंड इज ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. यानी नॉर्मल टैक्स भर के अगर आपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया है और फिर बाद में जाके रिफंड क्लेम करना है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या रहेगा? शिपिंग बिल्स एंड द एक्सपोर्ट इनवॉइसेस. शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट जो लिखा रहता है ये आपको मालूम होगा जिन्होंने कस्टम पढ़ा है. अगर अपन शिप या एयरक्राफ्ट के थ्रू एक्सपोर्ट करेंगे तो शिपिंग बिल फाइल होता है. एयरक्राफ्ट में भी नाम शिपिंग बिल ही रहता है. लेकिन अगर लैंड के थ्रू यानी ट्रक अगर पाकिस्तान जा रहा है या भूटान जा रहा है या नेपाल जा रहा है, चाइना जा रहा है, बांग्लादेश, थ्रू लैंड अगर अपन करते हैं तो वहां पे बिल ऑफ एक्सपोर्ट करके डॉक्यूमेंट रहता है. दीज आर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स जिसके थ्रू अपन गुड्स को एक्सपोर्ट करवाते हैं. और एक्सपोर्ट इनवॉइस, वो दोनों चीज लगेंगी. देन स्टेटमेंट कंटेनिंग द नंबर एंड डेट ऑफ इनवॉइसेस एंड द रेलेवेंट बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट्स और फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट्स as the case may be in case where the refund is on account of export of services. अगर सर्विसेज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें इनवॉइस एक तो लगेगा. जैसे मैं फारूक हक यहाँ से बैठ के यूएस में किसी को सर्विस देता हूँ तो एक तो इनवॉइस, और दूसरा फॉरेन करेंसी इंडिया में आया ये प्रूफ करना पड़ता है ना कि फॉरेन करेंसी इज रिसीव्ड इन इंडिया. तो उसमें बैंक से ले लो या तो रियलाइजेशन सर्टिफिकेट. अगर बैंक में आया है तो बैंक अपने को देता है सर्टिफिकेट कि इतना इतना पैसा फलाने फलाने इनवॉइस के अगेंस्ट में आ गया है इंडिया में, या फिर फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट. दो में से कोई भी एक जो भी है वो सबमिट करना पड़ेगा. देन स्टेटमेंट कंटेनिंग द नंबर एंड डेट ऑफ इनवॉइसेस एज प्रोवाइडेड. तो ये सब स्टेटमेंट अपने को देना पड़ता है. यू हैव टू राइट अ होल स्टेटमेंट एंड गिव इट, जिसमें सारी डिटेल्स अपन मेंशन करेंगे. इनवॉइस की कॉपी ले जाके नहीं देना पड़ता, स्टेटमेंट इज इनफ. उसमें सब नंबरिंग वगैरह रहेगा पूरा.
और अगर वो फिर वेरीफाई करने के लिए बुलाते हैं तो फिर अपने को ले जाके दिखाना भी पड़ेगा. Then statement containing number and date of invoices as provided in Rule 46 along with the evidence regarding the endorsement specified in the second proviso to sub rule 1 in case the supply of goods made to a special economic zone unit or developer. तो वहां पे तो उसका भी इनवॉइस जो हमने दिया है उसका स्टेटमेंट लिखेंगे, सेज को अगर हमने भेजा है तो. Then statement containing number and date of invoices, the evidence regarding endorsement specified in the second proviso 1 and the details of payment along with the proof thereof made to recipient to the made by the recipient to the supplier for authorized operations as defined in Special Economic Zone Act in case where the refund is on account of supply of services made to SEZ. तो अगर सर्विसेज आप दे रहे हो सेज यूनिट को तो वहां पे भी वही इनवॉइस लगेगा, तो इनवॉइस की डिटेल्स और रेसिपिएंट ने जो अपने को कंफर्मेशन दिया है कि उसको सर्विस मिल गया है उसकी डिटेल्स. Then declaration to the effect that the special economic zone unit or the developer has not availed the input tax credit. ये भी लिखना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हमने तो SEZ को दिया लेकिन उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया है. अगर वो ITC ले लेते हैं तो फिर अपने को रिफंड नहीं मिलेगा क्योंकि बर्डन शिफ्ट हो गया. तो बर्डन शिफ्ट नहीं हुआ है ये प्रूफ करने के लिए डिक्लेरेशन लगेगा कि जिस सेज डेवलपर या यूनिट को हमने सर्विस या गुड्स दिए हैं उन्होंने ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है. ऐसा है. और आखिरी में है स्टेटमेंट कंटेनिंग द नंबर एंड डेट ऑफ इनवॉइसेस along with such other evidence as may be notified in this behalf in case where the refund is on account of deemed exports. तो deemed export अपन ने देखा ही, उसमें अगर है तो उसके लिए भी इनवॉइस लगेगा एंड द एविडेंस के साथ. और फिर उसमें एक नोटिफिकेशन भी इशू हुआ है 49/17 जिसमें लिखा है कि एविडेंसेस में क्या क्या आएगा. तो वो लिखा है डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में एविडेंस में क्या क्या सबमिट करोगे, क्योंकि ऊपर में लिखा था ना सच एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो वो उन्होंने यहाँ प्रिस्क्राइब किया है जो कि पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आएगा और याद भी रखने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ के इसको छोड़ देना है. ये हो सकता है ना एडवांस ऑथराइजेशन एंड कैपिटल गुड्स स्कीम एंड दिस एंड दैट, तो उसके एविडेंसेस है. कुछ भी नहीं समझ में आने वाला, मैं लिख के देता हूँ आपको, पढ़ के देख लो. एक बार पढ़ के उसको छोड़ देना. ठीक है. नेक्स्ट H, अ स्टेटमेंट कंटेनिंग नंबर एंड डेट. वैसे ये पूरा ही जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये सब रूल 2 जो हम देख रहे हैं कौन से एविडेंसेस, तो ये एक बार पढ़ के सिर्फ समझने के लिए है ये कि किस किस टाइप के एविडेंसेस अपने को लगता है. स्टेटमेंट बेसिकली लिख के देना है जिसमें इनवॉइस की डिटेल्स और बाकी जो एविडेंसेस है उनके डिटेल्स लिख करके देने का है. एक बार पढ़ लेंगे, एक बार आप पढ़ लेना एंड देन क्लोज द चैप्टर. क्लोज द चैप्टर यानी कि क्लोज दिस सब रूल 2, इसको रटने की जरूरत नहीं है. फिर देखो स्टेटमेंट कंटेनिंग नंबर एंड डेट ऑफ इनवॉइसेस रिसीव्ड एंड इशूड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड इन केस वेयर द क्लेम पर्टेन्स टू रिफंड ऑफ एनी अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट. ये वाला केस, अनयूटिलाइज वाला केस, जिसमें दो आते हैं, एक तो एक्सपोर्ट वाला और दूसरा कि जहां अपना रेट यानी जीरो रेटेड वाला, और दूसरा है कि जहां अपना रेट ऑफ इनपुट इज मोर देन रेट ऑफ आउटपुट. तो अपना जो बैलेंस बच गया है फिर उसको अपन रिफंड लेते हैं. तो वो वाला केस where the credit is accumulated on account of rate of tax on inputs being higher than the rate of tax on output supplies other than nil rated and exempt supplies. याद है अपन ने डिस्कस किया था 54 में. तो उसमें भी पूरे इनवॉइसेस की डिटेल्स आपको देना पड़ेगा कि ये मेरे इनपुट के इनवॉइसेस है, देखो आप इसमें रेट ज्यादा है, और ये मेरा आउटपुट के इनवॉइसेस है जिसमें रेट कम है. Then reference number of the final assessment order and copy of the said order in case where the refund arises on account of finalization of provisional assessment. अगर पहले प्रोविजनल भरा हुआ है और फिर फाइनल होता है, फाइनल में अगर कम हो गया तो डिफरेंस का रिफंड मिलता है ना, तो उसकी डिटेल्स लिख करके देना पड़ेगा. फाइनल असेसमेंट ऑर्डर और उसकी कॉपी. Then a statement showing the details of transactions considered as intrastate supplies but which is subsequently held to be interstate. ओहो, आपने भर दिया था इंट्रास्टेट करके CGST भर दिया,
लेकिन बाद में पता चला कि तो इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट है तो उधर आईजीएसटी भरना पड़ेगा ना, आईजीएसटी भर दोगे तो फिर आपको यहाँ पे सीजीएसटी का रिफंड मिल जाएगा। तो ये आपको लिख कर देना पड़ेगा स्टेटमेंट कि ऐसा ऐसा गड़बड़ हो गई है, एक्चुअली ये ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट था और ये देखो हमने आईजीएसटी बाद में पे कर दिया है, सो प्लीज गिव अस रिफंड ऑफ सीजीएसटी। Then statement showing the details of the amount of claim on account of excess payment of tax. गलती से ज्यादा पे हो गया, एरिथमेटिकल मिस्टेक या कोई भी रीजन से एक्सेस पे हो गया, तो वो समझाओ भैया, डिटेल दो, स्टेटमेंट लिखो कि क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ। And a declaration to the effect that the incidence of tax, interest or other amount claimed is refund. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक डिक्लेरेशन लास्ट में लगाना पड़ेगा कि हमने इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसी और पर्सन को पास ऑन नहीं किया है। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। अगर मैंने इंसिडेंस आपके ऊपर पास ऑन कर दिया और आपसे वसूली कर ली है, जीएसटी आपसे रिकवर कर लिया, गवर्नमेंट को दे दिया, तो फिर ज्यादा भी क्यों ना हो, मेरे को तो रिफंड नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी जेब से थोड़ी भरा है, मैंने तो आपसे लिया, गवर्नमेंट को दिया, यानी जो पैसा मैंने गवर्नमेंट को दिया उसका बर्डन मैंने आपके ऊपर शिफ्ट कर दिया। So if I have shifted the burden on you, I will not get the refund. तो ये एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है रिफंड क्लेम करते समय कि मैं फारूक हक ये वादा करता हूं, डिक्लेरेशन देता हूं कि मैंने बर्डन पास ऑन नहीं किया है, इसलिए मैं रिफंड क्लेम कर रहा हूं। तो ऐसा है, has not been passed on to any other person. The burden has not been passed on to any other person. In a case where the amount of refund claimed does not exceed 2 lakh rupees. ठीक है, तो अगर 2 लाख से नीचे का मामला है या इक्वल टू भी 2 लाख है, तो उसमें क्या है, देखो कॉन्सेप्ट ऑन जस्ट एनरिचमेंट का है, अपने को ये साबित करना है कि हमने बर्डन पास ऑन नहीं किया है, लेकिन 2 लाख से कम है तो अपना खुद का एक डिक्लेरेशन काफी है, मैं अपने हैंडराइटिंग में डिक्लेरेशन दे दूंगा, दैट्स इनफ। और अगर 2 लाख से ऊपर है तो 2 लाख से ऊपर है तो फिर क्लॉज एम लगता है। क्लॉज एम कहता है कि अगर 2 लाख से ऊपर है तो एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, किससे, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, बंगाली में उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट, उससे सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा दैट the incidence of tax, interest or any other amount has not been passed on to any other person where the refund claimed exceeds 2 lakh rupees. up to 2 lakh है तो अपना खुद का डिक्लेरेशन काफी है, फारूक का अपना डिक्लेरेशन दे देगा, लेकिन अगर 2 लाख से ऊपर है तो वे सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन ये दोनों जो पॉइंट है एल और एम, 2 लाख से नीचे वाला और 2 लाख के ऊपर वाला, इसमें दोनों में सिमिलर प्रोविजोज है, देखो यहां भी है यहां भी है, जिसमें लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट डिक्लेरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ केसेस कवर्ड अंडर क्लॉज ए, बी, सी और डी और एफ ऑफ सबसेक्शन 8 ऑफ 54, क्योंकि वो स्पेसिफिक केसेस है ना, जैसे एक्सपोर्ट हो गया ये वो, तो वहां पे क्या है कि अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं लगता। अनजस्ट एनरिचमेंट सिर्फ वहां लगता है जहां अपन ने एक्सेस टैक्स वगैरह भर दिया है, 12% लगाना था मैंने गलती से 18% लगा दिया और कस्टमर से 18% रिकवर कर लिया अगर, तो फिर अपने को नहीं मिलेगा रिफंड, फिर रिफंड किसको मिलेगा, कस्टमर को मिलेगा, बायर को मिलेगा, रेसिपिएंट को मिलेगा, सप्लायर को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैंने लगा के भर तो दिया गवर्नमेंट को गलती से ज्यादा, लेकिन मैंने कस्टमर को शिफ्ट नहीं किया है बर्डन, उससे रिकवर नहीं किया है मैंने पैसा, तो फिर मेरे को रिफंड मिल सकता है। और ये जो क्लॉजेस है ये वो क्लॉजेस है जहां अनजस्ट एनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, दीज आर स्पेसिफिक रिफंड्स, तो वहां अनजस्ट एनरिचमेंट आता ही नहीं है। ए, बी, सी, डी एंड एफ ऑफ 54(8) एक बार वापस जाके पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा आपको। फिर एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि इन केस ऑफ रिफंड्स रिफर्ड टू इन सी ऑफ 8 ऑफ 54 द एक्सप्रेशन इनवॉइस मींस इनवॉइस कंफॉर्मिंग टू प्रोविजंस ऑफ 31, कोई मतलब का नहीं है,
and where the amount of tax has been recovered from the recipient, it shall be deemed that the incidence of tax has been passed on to the ultimate consumer. Obviously, एक बार अमाउंट रिकवर कर लिया इनवॉइस का, इसका मतलब कि बर्डन पास ऑन हो गया. तो वो सबसेक्शन 2 था. फिर 3 पे चलते हैं कि where the application relates to refund of input tax credit, the electronic credit ledger shall be debited by the applicant by an amount equal to the refund so claimed. अगर ये जो ITC वाला केस था ना, बैलेंस इन ITC, बैलेंस पड़ा हुआ है तो अपने को रिफंड दे दो, तो जब हम रिफंड क्लेम फाइल करेंगे तो उस वक्त उतना अमाउंट अपने को ITC अकाउंट यानी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है उसमें डेबिट मारना पड़ेगा, यानी वहां से उतना कम करना पड़ेगा. ऑब्वियसली, क्योंकि आप रिफंड भी ले लोगे और वहां ITC में बैलेंस पड़ा उसको बाद में यूज भी कर डालोगे तो गड़बड़ हो जाएंगी ना, डबल बेनिफिट मिल जाएगा. तो इसलिए गवर्नमेंट कहता है कि रिफंड क्लेम फाइल करने के पहले या क्लेम करते वक्त, अभी रिफंड मिला नहीं है लेकिन क्लेम करते वक्त ही उतना अमाउंट अपने को ITC जो है उतना अमाउंट वहां डेबिट करना पड़ेगा जितना अपन रिफंड क्लेम कर रहे हैं, ताकि वो आप यूज ना कर लो. और सपोज के बाद में रिफंड कम मिला तो, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस था 6 लाख रुपए, ये बैलेंस था. अब मेरे को 4 लाख का रिफंड क्लेम करना है तो मैंने डेबिट मार दिया इधर 4 लाख, यानी उतना कम कर दिया मैंने. और मैंने एप्लीकेशन डाला, एप्लीकेशन फॉर रिफंड 4 लाख. बट व्हाट इफ आई एम अलाउड, रिफंड जो ग्रांट हुआ मेरे को वो कम हुआ तो, अगर मेरे को रिफंड 3,10,000 ही ग्रांट हुआ तो मैंने तो यहाँ 4 लाख डेबिट कर दिया था ना, तो फिर मेरे को अगर ग्रांट कम हुआ है 90,000 कम हुआ तो आई कैन रीटेक द क्रेडिट, रीअवेल द क्रेडिट ऑफ 90,000. तो फिर अपन वहां वापस से क्रेडिट कर देंगे 90,000. ऐसा तो क्लेम करने के पहले आपको पहले डेबिट मारना पड़ेगा, फिर बाद में मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो वापस से क्रेडिट ले लो. फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है कि इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड वाला जो केस है, ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एंड एक्सपोर्ट in accordance with provisions of subsection 3 of 16 of IGST Act, refund of input tax credit shall be granted as per the following formula. तो वहां लिख दो आप एक्सपोर्ट बाजू में. तो फॉर्मूला क्या है देखो, रिफंड अमाउंट इज इक्वल टू टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यानी गुड्स या सर्विस दोनों मिलाकर अगर है तो, into net ITC divided by adjusted total turnover. यानी इसको एक्चुअली उन्होंने उल्टा लिखा है, अपन लिखेंगे ITC यानी जितना ITC तुमने लेके रखा है into जीरो रेटेड टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर. यानी बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं कि जो ITC लिया है वो ये टोटल टर्नओवर से रिलेटेड ITC है, तो उसमें से जीरो रेटेड से रिलेटेड कितना ये अपन निकाल रहे हैं, प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं. बहुत सिंपल. सो इट्स अ सिंपल प्रोपोर्शन फॉर्मूला. लेकिन आप देखो नेट ITC क्या और ये जो टर्नओवर है टोटल टर्नओवर वो क्या, वो दोनों डेफिनेशन अपन देखते हैं. रिफंड अमाउंट का मतलब दिया है मींस द मैक्सिमम रिफंड दैट इज एडमिसिबल, इतना मैक्सिमम आपको मिल सकता है. तो ये फॉर्मूला जो है इट डिफाइंस रिफंड का अमाउंट है मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम दैट यू कैन क्लेम. इससे कम कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते. ओके. फिर नेट ITC का मतलब क्या है, नेट ITC मींस इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड other than the input tax credit availed for which refund is claimed under subclauses 4A or 4B or both. तो ये अपन अभी पढ़ेंगे ना. देखो अपन अभी 4 में है, फिर आगे देखो यहाँ 4A 4B आपको दिखेगा, आने वाले हैं वो. तो जो 4A 4B में अगर आप क्लेम कर रहे हो
तो इसको फिर वहां से पहले माइनस करके दिखाना पड़ेगा। ओके, ये 4A4 भी आगे आएगा, पढ़ेंगे अपन उसको वहां, लेकिन अभी आप वापस आओ। तो देखो नेट आईटीसी क्या है, मींस इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन इनपुट्स, जितना भी हमने इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज पे लिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड। जैसे सपोज कि अपन ये क्वार्टर का क्लेम कर रहे हैं, तो जितना हमने इस क्वार्टर में क्लेम किया है वो लेंगे, अदर देन दोज क्रेडिट्स फॉर विच रिफंड इज क्लेम्ड अंडर 4A and 4B। तो 4A 4B में जो रिफंड लेने वाले हैं उसको छोड़ दो, उसको हटा दो, उसको हटाने के बाद जो बैलेंस आएगा वो नेट आईटीसी कहलाएगा। समझ में आया? जो 4A 4B में आप रिफंड क्लेम करने वाले उसको हटा दो, जो बाकी है उसको यहां ले लो। ले लिया, फिर आगे चलो। फिर टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई क्या है, जो न्यूमरेटर में अपन लेंगे उसमें क्या आएगा, मींस द वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। जो अपन बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, उसका टोटल वैल्यू लेंगे। अदर देन टर्नओवर अंडर 4A 4B, तो फिर यहां टर्नओवर से भी उसको हटा दो, 4A 4B का जो सेल्स है उसको हटा दो, आप 4A 4B को हटा दो। फिर टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज का भी डेफिनेशन दिया है, वो भी वही है, सेम है, वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन एक्सपोर्ट मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग मैनर, नेमली जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस इज द एग्रीगेट ऑफ द पेमेंट्स रिसीव्ड। अब यहां देखो, यहां इंटरेस्टिंग क्या है, सर्विसेज के केस में गुड्स में अपन क्या लेते हैं, सेल का फिगर लेते हैं, इनवॉइस का फिगर लेते हैं, पैसा आया कि नहीं आया उससे मतलब नहीं है। गुड्स के केस में, गुड्स में अपने को लेना है वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड इनवॉइस के बेसिस पे। तो इनवॉइस बना 25 लाख रुपए का, तो अपना एक्सपोर्ट टर्नओवर यानी कि जीरो रेटेड टर्नओवर 25 लाख आ जाएगा। पैसा आया कि नहीं आया उससे अपने को मतलब नहीं है। लेकिन सर्विस के अंदर देखो टर्नओवर में क्या लिखा है, सर्विस में कहता है, सर्विस के लिए कि इट इज द एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड फॉर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज and zero rated supply of services where supply has been completed for which payment had been received in advance in any period prior to the relevant period, reduced by advances received for zero rated supply of service for which supply of service has not been completed during the relevant period. My goodness, कुछ समझ में नहीं आया। आया क्या, नहीं आया ना, चलो मैं बताता हूं। देखो तो अभी तक आपको एक लॉजिक समझ में आया, सर्विसेज के केस में इनवॉइस कितने का बनाया इससे मतलब नहीं है, अपने को पैसा वसूली से मतलब है। गवर्नमेंट कहता है भैया पैसा इंडिया में कितना लेके आए कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में, वो बताओ। तो मैं कहता हूं कि फारूक हक ने 40 लाख का इनवॉइस बनाया एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड, तो बॉन्ड फाइल करके 40 लाख का इनवॉइस बनाया। गवर्नमेंट कहता है उससे मेरे को मतलब नहीं है, तुम्हारा एक्सपोर्ट टर्नओवर यानी न्यूमरेटर में जो फिगर लेंगे टर्नओवर का वो उतना ही लेंगे जितने पैसे तुम लेकर आए। अब बताओ पैसे कितने लाए पैसे कितने लाए वो बताओ, जो पैसे लाए वो तुम्हारा टर्नओवर गिना जाएगा, एक्सपोर्ट टर्नओवर, एंड नॉट के इनवॉइस कितने का बना। पॉइंट समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग द लॉजिक? सर्विसेज के केस में अपने को क्या देखना है, पैसा, पैसा जो लाए वो टर्नओवर गिना जाएगा, इनवॉइस नहीं, पैसा। अच्छा पैसा आया, तो पैसा आया तो इसमें ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ एडवांस में पैसा आ गया है जिसका सप्लाई अपन बाद में करने वाले हैं, इन्हें सर्विस सप्लाई हुई नहीं है, पैसा एडवांस में आ गया। तो एडवांस में आ गया तो उसको इस मंथ या क्वार्टर जो भी पीरियड के लिए आप क्लेम कर रहे हो रिफंड, अभी का टर्नओवर मान लेगा उसको। सर्विस तो गई नहीं है,
सर्विस गई नहीं है, पैसा एडवांस में आ गया, तो उसको इसमें टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे क्या? पैसा आ गया तो इंक्लूड कर लो, नहीं। तो गवर्नमेंट कहता है नहीं नहीं नहीं, पैसा आ गया है लेकिन एडवांस है, तो उसको अभी इंक्लूड मत करो, उसको वो वाले मंथ में इंक्लूड करना जिस मंथ में सर्विस दी जाएगी, यानी इनवॉइस बनेगा, तब इंक्लूड करना। पैसा आ गया अच्छी बात, लेकिन अभी इंक्लूड मत करो टर्नओवर में, उसको कब के टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे? उस समय के टर्नओवर में जब इनवॉइस बनेगा, यानी जब सप्लाई होगा, जब सप्लाई कंप्लीट होगा। तो इसलिए देखो ये दो जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना वो है। तो देखो मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूं। तो ये मान लो कि लास्ट पीरियड था पुराना, और ये अपना करंट पीरियड है जिसका अपन रिफंड क्लेम कर रहे हैं। तो इस पीरियड का अपने को रिफंड चाहिए। तो यहां पर अगर मेरा रिसीट्स है, अच्छा मैं आपको बताता हूं, एक रिसीट यहां पे आ गया था। अच्छा चलो थोड़ा लंबा बताता हूं ताकि पूरे पॉइंट्स क्लियर हो। तो अलग अलग सिचुएशन देखते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन ऐसा है कि यहीं पे सप्लाई है, इसी पीरियड में सप्लाई है 40 लाख का, और रिसीट भी यहीं पर है, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में मेरे को पैसा मिल गया, लेकिन कितना पैसा मिला? 36 लाख ही मिला है, 36 लाख मिला है। तो इसको क्या करूंगा मैं? टर्नओवर में कितना इंक्लूड करूंगा? सिर्फ 36 लाख। सो माई टर्नओवर विल बी ओनली 36 लाख। तो 36 लाख इस समय के टर्नओवर में इंक्लूड होगा, और बाकी जो 4 लाख है वो अगले पीरियड में आएगा, आगे वाले पीरियड में, फ्यूचर में अगर रिसीव होगा कोई भी एक पीरियड में, जैसे मंथ ऑफ जनवरी है तो हो सकता है फरवरी, मार्च, अप्रैल कभी तो भी आए। तो 4 लाख आगे मिला, तो उसको कौन से वाले समय के टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे? वो वाले। तो ये जब मिलेगा तब आ जाएगा, तो इसको यहीं पर अपन इंक्लूड करेंगे इस पीरियड के टर्नओवर में। तो अभी करंट पीरियड के टर्नओवर में कितना इंक्लूड होगा? 36 लाख, और जो बाद में मिलेगा वो उस समय के टर्नओवर में इंक्लूड होगा, अभी नहीं होगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा, सप्लाई पहले हुआ था, पिछले समय में सप्लाई हुआ था 10 लाख का। सेकेंड पॉइंट है, यहां पे रिसीव हो गया था, मैं आर लिखता हूं शॉर्ट में, आर रिसीव हो गया था 6 लाख, और उसका 4 लाख करंट पीरियड में रिसीव हुआ। अच्छा 4 कंफ्यूज हो जाएगा, लेट्स मेक इट 5 तो 5 लाख वहां रिसीव हो गया था, 5 लाख यहां पे रिसीव हुआ। तो ये 5 लाख जो करंट पीरियड में रिसीव हुआ है, क्या उसको करंट पीरियड के टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे? आंसर है यस, इसको भी इंक्लूड करेंगे। सो दिस विल बी काउंटेड एज टर्नओवर ऑफ द करंट पीरियड। हालांकि इस समय का सप्लाई नहीं है, सप्लाई पुराना है, लेकिन रिसीव दिया है ना, तो उसको करंट पीरियड के टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे। जैसे ये केस था, यहां सप्लाई है लेकिन रिसीट बाद में है, तो उसको उस समय इंक्लूड करेंगे। तो वैसे ही सप्लाई पहले है और रिसीट बाद में है, तो रिसीट बेसिस पे वो टर्नओवर में इंक्लूड होगा। तो हमेशा रिसीट बेसिस फॉलो करना है। लेकिन अब उल्टा केस देखो, उल्टा केस ऐसा है कि अपने को एडवांस में मिला पैसा, रिसीव पहले हो गया है, रिसीव हो गया है 7.5 लाख, 7.5 लाख, 7.5 लाख रिसीव हो गया है, ओके, और इसका सप्लाई जो है वो बाद में होने वाला है। तो सप्लाई है टोटल 16 लाख का, जिसमें 7.5 पहले रिसीव हो गया, इससे रिलेटेड है, और बाकी रिसीव बाद में होगा, जो भी बच गया बैलेंस 8.5 वो बाद में रिसीव होगा। अब इस केस में क्या ये 7.5 लाख को जो एडवांस में मिला है, AR लिख देता हूं, एडवांस रिसीट, क्या इसको अपन यहां पे टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे? एडवांस वाला है तो नहीं करेंगे। याद रखो, एडवांस वाले को हम यहां के टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसको कब के टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे? फ्यूचर में, जब ये सप्लाई होगा तब इंक्लूड होगा। तो ये 7.5 यहां नहीं आएगा, वो यहां जाएगा, तो इट विल गो हियर, इस समय के टर्नओवर में इंक्लूड होगा। तो यहां का टर्नओवर 8, 8.5 प्लस 7.5 मिला के आएगा। सिमिलरली अगर कोई एडवांस यहां पे मिला था, यहां पे एडवांस आ गया था 9 लाख,
जिसका सप्लाई यहां पे हुआ है करंट पीरियड में सप्लाई हुआ है। तो सप्लाई कितना है टोटल 16 लाख का, जिसमें से 9 लाख यहां मिल गया था और बाकी जो है वो 7 लाख यहां मिला, रिसीट 7 लाख। तो ये 9 लाख को मैं कौन से टर्नओवर में इंक्लूड करूंगा, पिछले वाले नहीं, क्योंकि एडवांस को टर्नओवर नहीं गिनते। इसको कब इंक्लूड करेंगे, जब सप्लाई होगा। तो सप्लाई करंट पीरियड में हुआ ना, तो ये 9 और 7 दोनों यहां पे आएंगे, तो 7 + 9 इधर आ जाएगा। तो 7 + 9 कितना हो जाएगा 16। तो ये 16, ये 5 और ये 36, ऐसे मिला के मेरा टर्नओवर काउंट होगा ऑफ सर्विसेज। जीरो रेटेड सर्विसेज का टर्नओवर कितना आएगा 36 + 5 41 + 16, यानी टोटल 57। तो यहां टर्नओवर आएगा 57, 36 + 5 + 16। आए समझ में? अच्छे से इसको लिख के रखो। ठीक है, डन। फिर देखो वापस आते हैं। तो आप देखो पढ़ के अब समझ में आएगा। एग्रीगेट ऑफ क्या क्या लेना है, पेमेंट रिसीव्ड, जो पेमेंट मिला वो लेंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड। लेकिन जो पेमेंट मिला है उसमें से अगर कुछ एडवांस वाला है तो उसको माइनस कर देंगे, तो वहां लिखा है एक्सक्लूडिंग रिड्यूस बाय एडवांस। एडवांस मिला है जिसका सप्लाई अभी तक हुआ नहीं है, उसको माइनस कर दो और ऐड करो, बीच में जो लिखा है वो ऐड करो। क्या ऐड करो, वो वाला सप्लाई जो सप्लाई तो अभी हुआ है लेकिन जिसका एडवांस पहले मिल गया था एडवांस, लेकिन सप्लाई अभी हुआ है, तो उसको ऐड करो। आया समझ में? वेरी गुड। फिर अच्छा, और एक बात बता दूं, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां सिर्फ 3 पॉइंट दिए हैं, 3 पॉइंट। पेमेंट रिसीव दिया है, पेमेंट रिसीव जो है बोलो, फिर बोला है एंड जीरो रेटेड सप्लाई जो अभी हुआ है जिसका एडवांस पहले मिल गया था वो लो, वो ऐड करो और उसमें से लेस करो, रिड्यूस करो एडवांस रिसीव्ड इन द करंट पीरियड फॉर विच सप्लाई हैज नॉट येट बीन मेड। तो एडजस्टमेंट सिर्फ 3 चीजों का है, लेकिन अपन ने जो एग्जाम्पल देखा उसमें एक ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको बताया जिसमें सप्लाई पहले हो गया है और रिसीव बाद में है। तो अगर ऐसा केस है तो उसको कौन से समय के टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे, रिसीट वाले। ये लिखा नहीं है, ये पॉइंट जो है ना ये लिखा नहीं है, बट दिस इज इनहेरेंट इन दैट, क्योंकि अपने को टोटल रिसीव लेना है ना। टोटल रिसीव मेरा 36 भी है और 5 भी है, तो मेरा टोटल रिसीव तो 41 वैसे ही है ना। तो ये टोटल रिसीट तो मेरे को लेना है, और टोटल रिसीट में माइनस क्या करना है, सिर्फ एडवांस माइनस करना है, ये वाला जो रिसीव तो है लेकिन इसको माइनस कर देना है, एडवांस को माइनस कर देना है जिसका सप्लाई बाद में होने वाला है। गॉट इट? वेरी गुड। देन कम बैक। फिर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का डेफिनेशन दिया है। टोटल टर्नओवर ने जो डिनोमिनेटर में आएगा तो उसमें क्या क्या लेंगे, देखो मीन्स द सम टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ द टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी जितना टर्नओवर अपना हुआ है उस स्टेट के अंदर, as defined under section 2 clause 112, वो तो definition of turnover है, excluding the turnover of services, यानी सबसे पहले आपको क्या लेना है, turnover of goods लेना है। ठीक है, जो भी गुड्स का टर्नओवर है वो पहले ले लो क्लॉज ए के अंदर, एक्सक्लूडिंग टर्नओवर ऑफ सर्विसेज। उसके बाद बी पॉइंट में क्या लेना है, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिटरमिन्ड इन टर्म्स ऑफ क्लॉज डी अबव, जो अभी हमने निकाला वो इधर का उधर का सब लेते हुए कैलकुलेशन करते हुए, एडवांस मिल गया है तो लो, नहीं मिला पीछे का है तो छोड़ो, वो सब जो हमने कैलकुलेट किया वैसे जीरो रेटेड वाले का निकालेंगे। एंड नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो जीरो रेटेड वाले जो है उसका कैलकुलेशन डी के हिसाब से जो हमने किया वो लेंगे, और बाकी जो नॉन जीरो रेटेड है यानी जो टैक्सेबल सर्विसेज है उसको भी ले लेंगे।
तो जीरो रेटेड सर्विसेज प्लस अदर सर्विसेज, ये ले लो। तो ए में आएंगे गुड्स और बी में आएंगे सर्विसेज, ये पूरा आ गया। लेकिन फिर लिखता है एक्सक्लूडिंग, क्या क्या नहीं लेना है। द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, ऑल एग्जेम्प्ट सप्लाईज, चाहे गुड्स एग्जेम्प्ट वाले या सर्विसेज एग्जेम्प्ट वाले जो है उसको मत लो, उसको छोड़ दो। अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड को लेना है, जीरो रेटेड को छोड़ के बाकी अगर कोई है तो उसको एग्जेम्प्ट है तो उसको नहीं लेने का है, ठीक है, उसको एक्सक्लूड करने का है। एंड द टर्नओवर ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिफंड इज क्लेम्ड अंडर सब रूल 4A एंड 4B और बोथ। तो ये जो 4A 4B वाले हैं ये अपन ने न्यूमरेटर में से भी एक्सक्लूड किए और डिनोमिनेटर में से भी एक्सक्लूड कर देंगे, दोनों में से एक्सक्लूड करना है, न्यूमरेटर में से भी डिनोमिनेटर में से भी, ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड। तो टर्नओवर अपन निकालेंगे, तो ये आएंगे अपना डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में हमने जीरो रेटेड वाले लिया और डिनोमिनेटर में पूरे ले लिया, बेसिकली एग्जेम्प्ट वालों को छोड़ के, एग्जेम्प्ट टर्नओवर को छोड़ के बाकी सब हमने ले लिया, गुड्स का भी लिया, सर्विसेज का भी लिया। उसमें जीरो रेटेड का कैलकुलेशन जैसे हमने डी में किया वैसे लिया और बाकी जो सर्विसेज है उसका भी ले लिया। ओके, और रेलेवेंट पीरियड का डेफिनेशन दिया है। व्हाट इज द रेलेवेंट पीरियड? मींस द पीरियड फॉर विच द क्लेम हैज बीन फाइल्ड, यानी जो पीरियड का आप रिफंड क्लेम कर रहे हो वो होगा रेलेवेंट पीरियड। तो वो कहीं डिफाइन नहीं है कि आपको मंथली करना है कि क्वार्टरली करना है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो यू कैन क्लेम फॉर एनी पीरियड, यू कैन क्लेम फॉर 1 month, तो 1 month will be your relevant period. If you claim for a quarter, then quarter will be your relevant period. If you claim for 2 quarters, then 2 quarters will be your relevant period. तो ये टर्नओवर वगैरह जो सब कैलकुलेशंस है वो उस पीरियड के हिसाब से होगा जो पीरियड का आप रिफंड क्लेम करते हो। ओके, और वही उसका सर्कुलर भी दिया है, देखो नीचे, सर्कुलर नंबर 37/11/2018 डेटेड 15th of March 2018। इसमें क्या क्लैरिफाई किया उन्होंने, दैट द रेलेवेंट पीरियड हैज बीन डिफाइंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिफंड क्लेम एंड इज नॉट लिंक्ड टू अ टैक्स पीरियड। टैक्स पीरियड जो है आपका मंथ या क्वार्टर, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। द एक्सपोर्टर एट हिज ऑप्शन may file refund claim for 1 calendar month or quarter or clubbing successive calendar months or quarters, आपकी मर्जी है। लेकिन एक रिक्वायरमेंट उन्होंने ये दिया है कि जो भी मंथ्स या क्वार्टर्स आप क्लब करके क्लेम करोगे वो 2 फाइनेंशियल ईयर्स में नहीं होने चाहिए, यानी दे शुड बिलोंग टू 1 फाइनेंशियल ईयर एंड नॉट 2 फाइनेंशियल ईयर्स टेकन टुगेदर। यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर अभी है जैसे 18-19, तो मैं 18-19 का पूरा एक साथ क्लेम कर सकता हूँ रिफंड, पूरे 12 महीने का, या उसमें से 6-6 महीने का, या 3-3 महीने का, या 2-2 महीने का, मेरी मर्जी। लेकिन 18-19 और 19-20 मिलाकर ऐसे में रिफंड क्लेम नहीं कर सकता। तो वहां लिखा है हाउएवर कैनॉट स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स। ओके, यानी देखो मैं आपको इसका भी अगर लॉजिक समझाऊं तो कैसा है कि ये जो भी पीरियड है मेरा जिसके लिए मेरे को क्लेम करना है, पीरियड फॉर विच आई एम फाइलिंग द क्लेम, तो इसमें जो आईटीसी अपने को मिला है, आईटीसी टेकन यानी अवेल्ड, ये अगर मान लो कि 6 लाख रुपए है, 6 लाख इज द आईटीसी टेकन, और मेरा जो टर्नओवर्स है इसी समय के जो मेरे टर्नओवर्स है तो वो टर्नओवर अलग अलग कैटेगरी के हैं। टर्नओवर में से कुछ एग्जेम्प्ट टर्नओवर भी है, फिर टर्नओवर, अच्छा मैं और एक चीज आपको समझा दूं, टोटल जो टैक्स लग के आया है, इनपुट टैक्स ऑन इनपुट्स एंड सर्विसेज, ये जो टोटल है ये तो काफी ज्यादा था, ये था मान लो कि 9 लाख। 9 लाख में से जो जैसे देखो टर्नओवर एग्जेम्प्ट होता है तो उसके रिलेशन में जो इनपुट टैक्स होता है उसका क्रेडिट आपको मिलता है या नहीं मिलता, वो अपने पढ़ते हैं ना आईटीसी में। एक्सक्लूसिव है तो बिल्कुल नहीं मिलता, कॉमन वाले भी है तो फिर उसको प्रोपोर्शन में हम डिवाइड करके उतना रिवर्स कर देते हैं, है ना। तो मान लो कि 3 लाख इज इन रिलेशन टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज,
तो वो 3 लाख का क्रेडिट अपने को मिलेगा ही नहीं। तो बाकी जो 6 लाख है वो आईटीसी आपने अवेल किया हुआ है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से गुड्स को, एक तो जीरो रेटेड वाले और दूसरे जो बाकी टैक्सेबल वाले हैं वो। तो ये 6 लाख का जो क्रेडिट है वो इन दोनों के लिए है, जीरो रेटेड एंड टैक्सेबल। और ये 3 लाख जो एग्जाम के लिए है वो तो मिला ही नहीं। तो फिर अपना जो टर्नओवर्स भी है, मान लो कि एग्जाम का टर्नओवर 10 लाख है, जीरो रेटेड का 40 लाख है और टैक्सेबल का और 40 लाख है, तो टोटल तो 90 हो गया। तो आप 6 लाख को 90 में डिवाइड करेंगे क्या, ये पूरे प्रोपोर्शन में करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये तो बाहर ही हो गया ना, एग्जाम टर्नओवर भी बाहर हो गया और उस पे जो आईटीसी है वो भी बाहर हो गया, उसका तो आपको क्रेडिट मिला ही नहीं, तो ये तो बाहर। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो इन दोनों में करना है, जीरो रेटेड एंड टैक्सेबल या अदर्स अगर कुछ होगा तो जीरो रेटेड एंड टैक्सेबल, तो वो आएगा 40-40। तो 6 लाख जो है वो 40-40 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये 10 को अपने को कंसीडर करना ही नहीं है, ये 3 को भी कंसीडर करना ही नहीं है। अब बचा 6 और 40-40, तो ये अपना 80 आएगा। अब 80 में डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 3 आएगा। तो ये जो 3 आ रहा है इन रिलेशन टू जीरो रेटेड, दिस इज द मैक्सिमम रिफंड दैट यू कैन टेक, दिस इज द मैक्सिमम रिफंड। आया समझ? ये 3 लाख मैक्सिमम रिफंड आपको मिलेगा। 3 लाख ही रिफंड मिलेंगे ऐसा नहीं है, हाँ, ये मैक्सिमम है। तो इसका मतलब क्या है, देखो आप समझो, व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम रिफंड। कोई पूछेगा मेरे से तो देखो उसका भी जवाब मैं आपको देता हूं। अब देखो 6 लाख का तो आईटीसी मैंने लिया है, अब ये वाले तो मेरे टैक्सेबल गुड्स है ना, इसको प्रोपोर्शन में डाला तो 3 आता, लेकिन इस पे जो मेरे को आईटीसी यानी आउटपुट टैक्स जो पे करना है, तो इधर का अगर आउटपुट टैक्स ये वाले टर्नओवर पे आउटपुट टैक्स मान लो कि 4.2 आता, तो मेरे पास क्रेडिट तो 6 का है, तो अगर ये 4.2 आ रहा है तो मैं तो 4.2 यहां पहले डेबिट कर चुका हूं ना, तो मेरा बैलेंस कितना बचा है, बैलेंस तो 1.8 ही बचेगा। तो फिर मेरे को रिफंड कितना मिलेगा, 1.8 एंड नॉट 3। कहने का मतलब कि ये जो 3 है यहां से रिलेटेड, इसको अगर आपने यहां यूज कर लिया तो फिर रिफंड कम हो जाएगा, ऑब्वियसली, है ना। तो अगर यहां 4.2 है तो यहां बैलेंस जो बचेगा वो 1.8 बचेगा। तो ये बैलेंस अपन, बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर 1.8 है, तो इन दोनों में से जो भी लेस होगा वो रिफंड आपको मिलेगा। सो रिफंड विल बी 1.8. So 3 is the max according to the subdivision. 1.8 is the balance in the electronic credit ledger. इसका मतलब क्या है कि यहां का जो 1.2 है वो आप यहां यूज कर चुके हो, सेट ऑफ कर चुके हो, तो इसलिए अब आपको 1.8 का रिफंड देंगे। आया समझ? और अगर एक और उल्टा केस बता देता हूं, एक और केस बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर यहां आउटपुट टैक्स जो टैक्सेबल वाले गुड्स है मेरे, वहां आउटपुट टैक्स अगर 1.6 ही चाह रहा है, अगर 1.6 ही आ रहा है, ओके, यहां पे 1.6 ही आया है, तो फिर यहां पे मेरे को रिफंड कितना मिलेगा, यहां जो मैक्स रिफंड अलाउड है वो तो 3 है अकॉर्डिंग टू द सब डिविजन ऑन द टर्नओवर बेसिस, और बैलेंस जो है अपना इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर वो कितना है, मेरा टोटल 6 था, 6 में से 1.6 यूज हुआ तो 4.2 बचा है ना, इधर 4.2 बैलेंस बचा है, तो क्या मैं 4.2 का रिफंड ले सकता है क्या, नहीं, मैक्सिमम विल बी ओनली 3, तो इसलिए लिखा है ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम रिफंड विल बी 3, तो यहां आपको 3 का ही रिफंड मिलेगा, फुल 4.2 का नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? एटलीस्ट इस क्लॉज में तो नहीं मिलेगा। फिर आप वो जो अब बच गया जो 1.2 वो आप उधर ले सकते हो, वो दूसरा वाला क्लेम है ना, कि जो हम कहेंगे कि मेरा इनपुट टैक्स रेट ज्यादा है, क्योंकि देखो ये हुआ कैसे कि ये आपके जो इनपुट आए आईटीसी, इसमें से समझो कि आधे इधर गए, आधे इनपुट यहां गए ना, तो आधे इनपुट यहां गए, तो उसपे तो 3 था, क्रेडिट 3 है, लेकिन आउटपुट में लायबिलिटी 1.6 क्यों आ रही है, इनपुट पे टैक्स ज्यादा है और आउटपुट पे कम आ रहा है ना,
तो अगर आप ये जाके प्रूव करो कि इनपुट का टैक्स रेट ज्यादा है, आउटपुट का टैक्स रेट कम है, इसलिए कम आ रहा है, तो फिर वहां पे आपको ये बैलेंस का रिफंड मिलेगा, वहां आप क्लेम कर सकते हो. सो यू विल हैव टू फाइल 2 क्लेम्स फॉर रिफंड. जो 0 रेटेड वाला क्लेम फाइल करेंगे वो 3 का होगा, ये वाला. और ये जो 54(3) वाला केस है कि इनपुट टैक्स रेट इज मोर एंड आउटपुट टैक्स रेट इज लेस, तो उसमें फिर आपको ये जो डिफरेंशियल है वो वहां डालना पड़ेगा. इंटरेस्टिंग है ना? बहुत इंटरेस्टिंग है. फिर उसके बाद 4A और 4B दिए हैं. अब ये दोनों क्या है देखो. In the case of supplies received on which supplies received on which the supplier has availed the benefit of notification number 48/17, that is deemed export. Refund, you write that deemed export. ये जो अपन ने पहले देखे अभी डीम्ड एक्सपोर्ट, वो FTP वाले पॉइंट्स, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वाले पॉइंट्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, तो वो सप्लायर ने अपने को दिया और वो अगर डीम्ड एक्सपोर्ट माना जा रहा है, ठीक है, और फिर अपन आगे चल के उसको री एक्सपोर्ट करने वाले हैं, तो वो अपने को दे रहा है, वो डीम्ड एक्सपोर्ट है, फिर अपन एक्चुअल एक्सपोर्ट करने वाले हैं. तो जो इनपुट्स हमारे पास आए उस पे सामने वाले लोगों ने बेनिफिट ले लिया है. ओके, तो फिर क्या होगा? refund of input tax credit availed in respect of other inputs or input services used in making zero rated supply of goods or services both shall be granted. यानी वो जो इनपुट्स हमारे पास आ रहे हैं जिसपे सामने वालों ने डीम्ड बेनिफिट ले लिया है 48 के अंदर, तो वो तो टैक्स अपने को आया ही नहीं ना. लेकिन जो बाकी इनपुट्स है, अदर देन दीज अदर इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, उस पे टैक्स लग के आया होगा, तो उसका रिफंड फिर अपने को मिल जाएगा. तो एक छोटा सा पॉइंट है, यानी देखो मैं आपको समझाता हूं कैसा ही है कि यहां पे है मिस्टर ए, वो सप्लाई करता है मिस्टर बी को और वो फिर एक्चुअल एक्सपोर्ट करता है. और ये ए ने जो बी को दिया, अगर इसको अपन डीम्ड एक्सपोर्ट मान रहे हैं, तो ये डीम्ड एक्सपोर्ट है तो ये बेनिफिट ले लेगा ना. तो यहां मान लो कि एग्जेम्प्ट हो गया, डीम्ड एक्सपोर्ट मान के इसने जो इसको सप्लाई किया उसका रिफंड ये ले लेता है. सो इफ सपोज यहां पे उसने सप्लाई किया जिसपे GST 100 रुपए लगा था, बट दिस पर्सन क्लेम्स द रिफंड ऑफ 100, तो फिर वो बर्डन इस पे शिफ्ट नहीं कर रहा, कहने का मतलब. तो अपने को इस चीज का ITC मिलेगा नहीं, नो ITC. लेकिन बाकी जो इनपुट्स होंगे, other inputs and input services, इसके ऊपर अपन ने ITC लेके रखा होगा ना. ये जो आ रहा है वो तो जाने दो, लेकिन बाकी पे तो लिया होगा. तो फिर अपन ये जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन्हें जीरो रेट सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका फिर अपने को रिफंड मिल जाएगा. ओके, तो वो एक छोटा सा पॉइंट है. और उसी के अंदर दूसरा पॉइंट है 4B, जो कहता है कि इन केस ऑफ सप्लाईज रिसीव्ड ऑन विच सप्लायर हैज अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 40/2017 सेंट्रल टैक्स और 41/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स, ये दोनों सेम है, सिर्फ अलग अलग लॉज में है, या फिर नोटिफिकेशन नंबर 78 और 79 ऑफ कस्टम्स, और ऑल ऑफ देम refund of input tax credit availed in respect of inputs received under said notifications. ये वाला नोटिफिकेशन में जो इनपुट आया है उस पे जो टैक्स लग के आया होगा वो, and the input tax credit availed in respect of other inputs or input services to the extent used in making of such export of goods shall be granted. कुछ समझ में नहीं आया तो ये भी बताता हूँ क्या है, ये भी बहुत सिंपल है. देखो अब ये नोटिफिकेशन एक्चुअली अपने कोर्स में नहीं है, इसलिए हमने पढ़े नहीं है, लेकिन इसमें है क्या मैं आपको समझाता हूं. ये एक्सपोर्टर है जो कि एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और ये एक सप्लायर है जो अपने गुड्स एक्सपोर्टर को दे रहा है. तो ये नोटिफिकेशन नंबर 40/17 CT एंड 41/17 IT जो है ना,
ये क्या है कि वो कहते हैं कि यहाँ पे जो भी ये सप्लाई हो रहा है गुड्स का टू एक्सपोर्टर हु इज गोइंग टू एक्सपोर्ट द गुड्स आउट ऑफ इंडिया, तो इसमें एग्जेम्पशन है। ये दोनों नोटिफिकेशन क्या है कि गुड्स, अगर ये गुड्स का नॉर्मल रेट अगर मान लो कि 18% है, तो वो 18% रेट को एग्जेम्प्ट करके उन्होंने बोला है ये दोनों नोटिफिकेशन में कि मैक्सिमम रेट जो है सीटी का वो रहेगा 0.05%। तो सिमिलरली एसटी का भी 0.05 हो जाएगा, और अगर आईटी है तो वो रहेगा 0.1। तो आईटी का रेट रहेगा इंटीग्रेटेड टैक्स का 0.1%, और एसटी भी अगर अपन पकड़ ले तो वो भी 0.05 लगेगा। तो इतना बस लगेगा, इसके ऊपर सब एग्जेम्प्ट है। तो ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है बेसिकली 40 एंड 41, जो कहते हैं कि 0.05 के ऊपर जो भी रेट है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, क्योंकि ये गुड्स किसको दे रहा है, एक्सपोर्टर को, जो आगे चल के उसको एक्सपोर्ट करने वाला है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। तो अब ये जो टैक्स इधर लग के आया इसका आईटीसी ले लेंगे ना, और फिर बाकी जो अदर गुड्स होंगे एंड सर्विसेज, तो उसका भी आईटीसी लेंगे, और फिर ये आईटीसी और ये आईटीसी दोनों जो है वो रिफंड क्लेम कर सकता है, ऐसा। तो ये तो इसके नोटिफिकेशन हो गए। अब वो जो उसमें कस्टम वाला भी एक पॉइंट दिया था ना, कस्टम में ऐसा है कि अगर कोई गुड्स ये इंपोर्ट कर रहा है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स, तो उसके अंदर नोटिफिकेशन नंबर 78/17 जो है ना, वो क्या है कि अगर ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट अगर है, इफ दिस एक्सपोर्टर इज एन ईओयू, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, तो यहां पर इंटीग्रेटेड टैक्स जो लगता है ना इंपोर्ट में, इंटीग्रेटेड टैक्स वो एग्जेम्प्ट है। इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस, ये दोनों एग्जेम्प्ट है। अगर ये इंपोर्ट कौन कर रहा है, ईओयू, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, 100% ईओयूज जो होते हैं वो अगर इंपोर्ट करते हैं तो उनको इंटीग्रेटेड टैक्स और सेस, कॉम्पनसेशन सेस जो है स्टेट कॉम्पनसेशन सेस, वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो एग्जेम्प्ट हो गया तो उन्होंने भरा ही नहीं तो रिफंड भी नहीं लेंगे, लेकिन फिर बाकी जो इनपुट्स वगैरह पे टैक्स होगा उसका रिफंड उनको मिल जाएगा। तो इस तरह से है ये 4A 4B। फिर 5 आता है। 5 में क्या है, इन केस ऑफ रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला रिफंड अगर आप क्लेम कर रहे हैं, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वही कि इनपुट पे टैक्स रेट ज्यादा है और अपना जो आउटपुट है उस पे टैक्स रेट कम है, तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इधर टैक्स क्रेडिट जो जमा हो रहा है वो बढ़ते जाता है और आउटपुट में जो यूटिलाइजेशन है वो कम है, तो जो बैलेंस है वो बचता रहेगा और बढ़ता रहेगा ओवर टाइम, तो उसको अपन रिफंड क्लेम करेंगे। तो उस केस में भी देखो फॉर्मूला के हिसाब से करना है, जैसे अपन ने जीरो रेटेड वाले का देखा वैसे ही है, ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइंस। सो रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी ग्रांटेड एज पर द फॉलोइंग फॉर्मूला। मैक्सिमम रिफंड अमाउंट, मैक्सिमम रिफंड जो अपने को मिलेगा वो कितना रहेगा, तो मैक्सिमम रिफंड का कैलकुलेशन है, तो एक्चुअल रिफंड कितना रहेगा, रिफंड इज इक्वल टू बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जो बैलेंस बचा है अपने पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, यानी जो आईटीसी बचेगा अपने पास वो लेंगे, और दिस मैक्सिमम अमाउंट विच एवर इज लेस। तो ऐसे नहीं है कि ये जो अमाउंट कैलकुलेट होगा इतना ही मिलेगा, अगर अपने पास बैलेंस इससे कम है तो जो बैलेंस है वो मिल जाएगा, और अगर अपना बैलेंस ये मैक्सिमम अमाउंट से ज्यादा है तो फिर ये जो मैक्सिमम अमाउंट है वो अपने को रिफंड मिलेगा, राइट। तो चलो देखते हैं। टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड, ये न्यूमरेटर में क्या लेंगे, जो इन्वर्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विसेज उसका टर्नओवर न्यूमरेटर में लेंगे, इनटू नेट आईटीसी डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर माइनस टैक्स पेएबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो टैक्स हमने पे किया वो ले लेंगे। तो ये आईटीसी तो टोटल आईटीसी है ना, मान लो आईटीसी अपने को 18% से मिल रहा है, तो ये जो नेट आईटीसी टेकन है वो 18% वाला आ रहा है, और ये जो टर्नओवर है
इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई का, इस पे अगर अपन 6% भर रहे हैं तो वो जो 6% भरा वो माइनस करेंगे ना, तो ही तो अपने को बैलेंस मिलेगा ना, वो बैलेंस का फिर अपन रिफंड लेंगे। तो ऐसा है, सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है। इसका लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आ रहा है ये फॉर्मूला, तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। ये अपन इधर इनपुट्स लेके आ रहे हैं, इनपुट्स मान लो 1000 आए हैं और उस पर 18% रेट है। अब इसको यूज करके हमने सप्लाई किए, तो हमारे जो सप्लाईज है वो दो चार भी हो सकते हैं ना। एक है इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई, और एक नॉर्मल भी हो सकता है जिस पे टैक्स रेट ज्यादा है। तो इनके जो टर्नओवर्स है, मान लो इसका टर्नओवर 100 है, उसका भी टर्नओवर 100 है, तो मेरा टोटल जो आउटपुट का टर्नओवर है वो 200 हो गया, टोटल टर्नओवर 200 हो गया। तो अगर ये 1000 रुपीज का आईटीसी लिया हुआ है मैंने, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा इस प्रोपोर्शन में, 1000 रुपीज का आईटीसी है जो 18% से आया हुआ है, तो अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 500 500, प्रोपोर्शनेट आईटीसी विल बी ₹500। ये तो लैक्स या जो भी है, 100 लैक्स, तो ये 500 500 आ गया। अब ये जो इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई है, तो ये 100 लाख पे कुछ तो ड्यूटी भराऊंगा ना मैंने, मान लो 2% 4% जो भी है ड्यूटी तो है ना, मान लो कि देयर इज अ 4% ड्यूटी है। अच्छा लाख को भूल जाओ, अभी ये फिगर तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, फॉरगेट द लाइन। नाउ सपोज द ड्यूटी पेएबल इज 160, तो 160 रुपए जो यहां पे हमने ड्यूटी भरे, और यहां तो ड्यूटी ज्यादा आ रही है, अब यहां पे नॉर्मली ड्यूटी ज्यादा है तो 500 का क्रेडिट है, और मान लो कि 600 रुपए की ड्यूटी है, ठीक है। तो यहां पे आप 600 रुपए से 500 रुपए तो सेट ऑफ कर दोगे, और यहां जो बचेगा अमाउंट, ये देखो 500 में से 160 गया तो कितना बचा बैलेंस, 340 बचेगा। लेकिन यहां जो 100 रुपए एडिशनल ड्यूटी आ रही है वो यहां से अपन सेट ऑफ कर देंगे ना, फिर 500 इधर सेट ऑफ हो जाएगा और 100 इधर सेट ऑफ हो जाएगा, -100। तो अपना एक्चुअल बैलेंस बचेगा 240 अकाउंट में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अपना पैसा कितना बचा हुआ दिखेगा अपने को, 240। अरे यार आप लोगों को दिख नहीं रहा क्या वहां स्क्रीन पे, टर्नओवर इज 100 एंड 100, टोटल टर्नओवर 200 ले लेते, ठीक है। तो ये आईटीसी को मैंने जब प्रोपोर्शनेटली डाला ये टर्नओवर के रेशियो में, तो प्रोपोर्शनेट आईटीसी अवेल्ड जो है वो 500 रुपए और 500 रुपए आ गया। अब ये टर्नओवर पे जो टैक्स पेएबल आएगा मेरा, तो वो टैक्स पेएबल यानी जीएसटी ऑन आउटपुट, वो यहां पे कम आ रहा है 160, और यहां मान लो 600 आ रहा है, तो ये 160 तो यहां सेट ऑफ हो जाएगा आईटीसी से, तो बैलेंस आईटीसी कितना बचेगा, 340। और इधर ज्यादा है ना, तो इधर जो ज्यादा है वो यहां से सेट ऑफ हो जाएगा ना, क्योंकि अपन ये अलग अलग थोड़ी रखते हैं अकाउंट्स में, अकाउंट्स पे तो सब एक साथ रहता है। देखो जैसे टोटल में बताऊं तो टोटल अपना 1000 आईटीसी है, 500 500, और टोटल टैक्स पेएबल कितना है 600 और 160, 760 इज माई टैक्स पेएबल। तो ये माइनस होकर के इधर मेरा टोटल अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस कितना बचेगा, 240। बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ईसीएल। लेकिन ये जो अलग करके मैंने निकाला तो ये 340 आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम, दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम एंड दिस इज एक्चुअल बैलेंस। तो रिफंड कितना मिलेगा, एक्चुअल और द मैक्सिमम विच एवर इज लेस, यानी 240। तो 240 का मेरे को रिफंड मिलेगा। और मान लो कि यहां भी अगर टैक्स 500 ही है और ये 0 आ गया, या हो सकता है कम हो, तो इधर भी कुछ बच गया, तो फिर मेरा जो है तो वो 340 या एक्चुअल हमेशा ही कंपेयर करेंगे। दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द एक्चुअल, विच एवर इज लेस विल बी अलाउड एज रिफंड। तो ये प्रपोर्शन करना, ये उसका फॉर्मूले का मीनिंग है। आए समझ में?
तो वही देखो तो उधर दिया है, तो ये हमने क्या लिया, ऊपर में क्या लिया, इन्वर्टेड टर्नओवर, ये नेट आईटीसी टेकन इनटू इन्वर्टेड टर्नओवर का जो टर्नओवर है वो न्यूमरेटर में ले लो, डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। तो टोटल टर्नओवर में से इतना इन्वर्टेड टर्नओवर है, तो आईटीसी में से कितना उसके रिलेशन में होगा ये अपने को मिल जाएगा, है ना। दैट इज व्हाट वी डिड। और एक्सप्लेनेशन में लिखा है नेट आईटीसी means input tax credit availed on inputs during the relevant period other than the input tax credit availed for which refund is claimed separately under 4A 4B। तो इसमें भी वही है, 4A 4B वालों को हटा दो, उसका टर्नओवर अलग कर दो और उसका आईटीसी भी अलग कर दो, वो पूरा ही अलग ही हो जाता है वो। एंड एडजस्टेड टोटल टर्नओवर जो डिनोमिनेटर में आएगा shall have the same meaning as assigned to it under sub rule 4। सब रूल 4 में जो अभी अपन ने पढ़ा, गुड्स का निकालो और सर्विसेज का निकालो और उसमें से 4A 4B वाला और एग्जेम्प्ट वाला माइनस कर दो, सेम। तो इस तरह से उसको निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला से घबराने का नहीं, फॉर्मूला क्या है, सेग्रीगेशन का फॉर्मूला होता है, वेरी सिंपल। फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट का एक रूल है छोटा सा, रूल 90, कि where the application relates to claim for refund from the electronic cash ledger से अगर refund है, then acknowledgement in form GST RFD2 shall be made available to the applicant through common portal electronically, clearly indicating the date of filing of the claim for refund and the time period specified in subsection 7 of 54 shall be counted from such date of filing। ठीक है। Then the application for refund other than claim for refund from electronic cash ledger को छोड़ के बाकी जो refunds है shall be forwarded to the proper officer who shall within a period of 15 days of filing of the application scrutinize the application for its completeness, and where the application is found to be complete in terms of subsection 234 of 89, वो सारे जो documents वगैरह सब थे पूरा complete है, an acknowledgement in RFD2 shall be made available to the applicant through common portal, clearly indicating the date of filing of the claim and the time period specified in 7 of 54 shall be counted from such date of filing। ये भी simple। and where the deficiencies are noticed, अगर उसमें deficiency है कोई claim में, तो फिर क्या होगा, RFD3 में वो भी communicate की जाएगी, requiring him to file a fresh refund application after rectification of such deficiencies। And where deficiencies have been communicated in RFD3 under the CGST Act, the same shall be deemed to have been communicated under this rule। अच्छा सॉरी, अगर SGST में जो आपने रिफंड क्लेम डाला है, क्योंकि दोनों में साइमल्टेनियसली जाएगा, सेंट्रल टैक्स का रिफंड यहां क्लेम करेंगे, स्टेट टैक्स का वहां क्लेम करेंगे, तो स्टेट अथॉरिटीज ने अगर डेफिशिएंसी निकाल के बता दी है तो वो यहां पे भी डेफिशिएंसी है ऐसा माना जाएगा करस्पॉन्डिंगली, तो वो उसमें लिखा, अगर स्टेट एक्ट में डेफिशिएंसी मेमो आ गया है तो यहां पे आ गया है, ऐसा ही समझो आप। ठीक है, यहां लेंगे अपन ब्रेक और फिर 91 नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।